हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीख के ऐलान होते ही भारत भर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, जिसे हिंदी में आदर्श आचार संहिता बोलते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या होता है, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ही क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। साथ साथ में किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को। इसके अलावा लोकसभा से रिलेटेड भारतीय संविधान में क्या जिक्र किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से इस वीडियो में कवर किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है। 2024 में ये जो लोकसभा चुनाव होगा ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। वर्तमान में जो चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा की अवधि है 2019 से 2024। 17वीं लोकसभा समाप्त हो जाएगा 16 जून 2024 को। इससे पहले ही 18वीं लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए पूरे भारत भर में, ठीक है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। कितने चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, कुल 7 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। पहला चरण का मतदान होगा 19 अप्रैल 2024 को और 7वें चरण यानी आखिरी चरण का मतदान होगा 1 जून 2024 को और रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को, ठीक है। तो ये है 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख, ठीक है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चुनाव कराया जाएगा, 4 जून 2024 को रिजल्ट आ जाएगा। कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। वर्तमान में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 543 है। बहुमत के लिए किसी पार्टी को कितना सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 273 सीट चाहिए, ठीक है। देखिए, लोकसभा चुनाव को ही आम चुनाव या फिर जनरल इलेक्शन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में, और ये जो 2024 में होगा ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का चुनाव हर 5 साल पर किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। अभी मैंने आप सभी को बताया था पूरे भारत भर में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है 543। ये पहले 545 हुआ करता था। इसमें 2 एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता था, ठीक है। इसे 2020 में एक संवैधानिक संशोधन करके इसे समाप्त कर दिया गया, यानी एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट नॉमिनेट होने वाला जो प्रावधान था पहले इसे समाप्त कर दिया गया है। तो अब कुल सीटों की संख्या हो गई है 543, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मैक्सिमम लोकसभा सीट की संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है। पहले 552 हुआ करता था, तो एंग्लो इंडियन ख़त्म हो गया है, तो अब मैक्सिमम जो है पूरे भारत में 550 लोकसभा सीट की संख्या हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितने सीट हैं, 543 सीट हैं। इन 543 सीटों में से 530 सीट पर राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 सीट पर यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। इस बात को भी याद रखिए। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है। कितने सीट हैं यहाँ पर, कुल 80 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहला सत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था 13 मई 1952 को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को याद रखने हैं। भारत का पहला आम चुनाव हुआ था यानी लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में। भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था।
वही भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो भारत की लोकसभा का पहला गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है, यानी प्रथम सदन किसे कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, भारत का संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है भारत का संसद। इसमें राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा जो है ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन। लेकिन लोकसभा को प्राथमिक सदन या फिर प्रथम सदन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को प्राथमिक सदन कहा जाता है। लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था। लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं लोकसभा में। ठीक है, इसलिए इसे लोगों का सदन कहा जाता है। तो लोकसभा की पहली बार विधिवत गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। सभी राज्यों के लोकसभा सीट के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे लोकसभा से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न तो पूछे जाएंगे ही। तो इस तरह के सारे प्रश्न जो है आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या है 40। बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या 40 है। वहीं उत्तर प्रदेश में इसका दोगुना है, 80 है। ठीक है, तो बिहार यूपी से रिलेटेड याद रखिए, यूपी में 80, बिहार में 40। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहा जाता है, तो ये है लोकसभा। लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर होगा M अनंत शयनम अयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार ये 2019 में अध्यक्ष बनी थी और इस तरीके से मीरा कुमार जो हैं ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में यानी 17वीं लोकसभा की अवधि है 2019 से 2024। इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। ओम बिरला। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम सीट के बारे में पूछ रहा है, न कि वर्तमान। ठीक है, तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीट हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कितने सीट हैं। 13 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित यानी भंग कर सकता है। सारे के सारे चुनिंदा प्रश्न हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लोकसभा को एक विशेष परिस्थिति में कार्यकाल जो 5 साल का होता है, इससे पहले ही राष्ट्रपति के हाथ में जो शक्ति होती है कि वो लोकसभा को वो विघटित यानी भंग कर सकता है। तो कौन है ये। राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। दूसरा स्थान भी याद रखिएगा, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 48।
ठीक है। और सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है, वहीं बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। नेक्स्ट, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष अनुपस्थित रहे, उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। लेकिन अगर ये दोनों अनुपस्थित रहें तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी लोकसभा का सदस्य, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ठीक है। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। वैसे अन्य कोई भी मंत्री को लोकसभा में सदन का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे प्रधानमंत्री ही लोकसभा में सदन का नेता होता है। वर्तमान में पीएम मोदी जो हैं लोकसभा में सदन के नेता हैं। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित करता है। तो या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है वो सदन का नेता होता है, लेकिन आमतौर पे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना चाहे तो ऐसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वैसे इसका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए, तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब वो या तो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज जो है 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, जो राज्य के विधानसभा होते हैं और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी हैं, तो यहाँ पे याद रखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। वहीं राज्य विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। कार्यकाल और न्यूनतम आयु पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए और किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी लोकसभा का स्पीकर। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। और इन्हीं सत्रों को शीतकालीन सत्र कहा जाता है, बजट सत्र कहा जाता है और मानसून सत्र कहा जाता है, ठीक है। जो सत्र होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जो साल का पहला सत्र होता है ये होता है बजट सत्र, इसके बाद आता है मानसून सत्र और इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। अब यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है? तो लोकसभा का जो बैठक होता है उसमें जो पहला घंटा होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों यानी एडमिसिबल क्वेश्चंस की अधिकतम सीमा कितनी है? तो एडमिसिबल क्वेश्चंस की अधिकतम सीमा 20 है, ऑप्शन सी। यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? ये कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा में आम बजट
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां पर पेश किया जाता है? किस सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है? लोकसभा में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र जो है आमतौर पे नहीं होता है। भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है। तो भारत की जो संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है। सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय। ठीक है, भारत सरकार की जो संघीय संरचना है ये त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें ही लोकसभा का जनक कहा जाता है भारत में। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। ठीक है, भारत की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 42। वीडियो के अंत में लिस्ट बनाया गया है कि इस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं। तो वीडियो के अंत में ये रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीट की संख्या 80, बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 40, महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 48 और पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 42। ये टॉप 4 राज्य हैं, याद रखिए। एक नंबर पे यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, चौथे स्थान पे बिहार है सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में। निम्न में से वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 1 है। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीट की संख्या 1 है। ठीक है, वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या 2 है। तो देखिए ये है गोवा, उपर्युक्त सभी होगा। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 2-2 लोकसभा सीट की संख्या है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो भारतीय सदन के ऊपरी सदन यानी उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन या प्राथमिक सदन भी कहा जाता है। गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 26 है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की डैश के आधार पर निर्धारित की जाती है। किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? सही उत्तर होगा जनसंख्या। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। तो देखिए 2024 के लिए लोकसभा चुनाव का ऐलान, तारीखों का ऐलान कर दिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। तो अब भारत भर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहाँ पर लागू हुई थी? भारत में सबसे पहले आचार संहिता लागू हुई थी केरल में। कब? 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले आदर्श आचार संहिता लागू किया गया था। वैसे एक बात याद रखिएगा, आदर्श आचार संहिता के बारे में कोई भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। यह पार्टियों और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच में जो है ये एक प्रकार का समझौता है, कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? 1962 के लोकसभा चुनाव में। तो देखिए भारत का पूछेगा कि भारत में पहली बार किस लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू किया गया था? तो 1962 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, और पहली बार पूछे राज्य या लोकसभा सभी मिलाकर तो केरल होगा।
केरल में 1960 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो ये लागू करता है भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। इसीलिए 25 जनवरी को हर साल भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। ठीक है, तो अभी 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ये रिजल्ट घोषित होने तक यानी 4 जून 2024 तक ये लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता को लेकर निम्न में से क्या सही है? चलिए देखते हैं। चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है, सही है। यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है, समझौता, ये भी सही है। चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च नहीं की जा सकती, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं। किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है आमतौर पर। वैसे विशेष परिस्थिति में वैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती, तो उपर्युक्त सभी होगा। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या है 39। ठीक है, तो टॉप 5 राज्य, सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में टॉप 5 राज्य याद रखिए। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40 और तमिलनाडु 39। ये टॉप 5 राज्य हैं सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में। केरल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 20 है। केरल में कुल लोकसभा सीट की संख्या 20। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? वर्तमान में एक भी नहीं। ठीक है, 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता था राष्ट्रपति, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? अनुच्छेद 84 में कहा गया है, आर्टिकल 84 में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है, 25 साल होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 80। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो ये है लोकसभा, ऑप्शन सी। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। इन दोनों आर्टिकल में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में, यानी जब भी संविधान लागू हुआ था उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर होगा 500। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी है? 543। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में नारी वंदन अधिनियम जो है ये पास किया गया था संसद से। इस अधिनियम के तहत लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तो ऑप्शन बी। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? सही उत्तर है 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 2020 में जो एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, इसे समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम पूछेगा तो 550, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं तो 543 है। 543 में से 530 सीट पर राज्य से चुनकर आते हैं और 13 सीट पर केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? राज्य की जनता पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। 530, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है और 13 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 13। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है 84। देखिए, लोकसभा में कुल 543 सीट हैं, इसमें से 84 सीट पर जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत बना रहेगा? 2026 तक, और 2026 में परिसीमन किया जाएगा। तो परिसीमन क्या होता है? तो देखिए, 1971 के जनगणना पर जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो संख्या है, तो जाहिर सी बात है 1971 से 2026 तक जो है जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो लोकसभा सीट में भी वृद्धि की जाएगी। इसे ही परिसीमन कहा जाता है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा सीटों का जो उसमें जो बदलाव होगा, जो संख्या बढ़ेंगी, 2026 में ये किया जाएगा परिसीमन पूरे भारत भर में। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कम से कम 7.5 लाख, मतलब कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 47 जो है आरक्षित सीट हैं लोकसभा में। तो याद रखिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। वहीं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 47 और 84 कितना होता है? उतना हो जाएगा 131। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में कुल लोकसभा सीट की संख्या 1 है और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 14। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? यानी छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के यानी केंद्र शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 7 है। और बाकी अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1 और पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट की संख्या है और दिल्ली में है 7।
लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आएगा और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आएगा। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट की संख्या है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो मान के चलिए आपातकाल लगा हुआ है, तो आपातकाल के दौरान जो है संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन सी। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? सही उत्तर है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन किस अवस्था में ये कार्यकाल जो है बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अभी हमने पढ़ा था आपातकाल के दौरान ही जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में अधिकतम कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो मान के चलिए कोई भी लोकसभा सदस्य है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो लगातार कितने दिनों तक लोकसभा में अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो लगातार अगर वो 60 दिन यानी 2 महीना तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता चली जाती है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो संसद सदस्यों को 1 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा का सदस्य अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, यानी लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा के 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर, या फिर मंत्री परिषद के सलाह पर, ऐसा भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? तो ये है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, याद रखिए। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य मिलकर ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, जैसे लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये है राष्ट्रपति। ठीक है, स्पीकर की नियुक्ति होने तक यानी लोकसभा के अध्यक्ष के नियुक्ति होने तक प्रोटेम स्पीकर जो है ये लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपने जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त हो? 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत की राशि जो है जब्त कर ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो वित्त बिल जो है, वित्तीय बिल, ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, इन तीनों संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो हैं एकदम बराबर हैं, समान हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 330 में।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। कितना आरक्षण है इनके लिए? 6। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है? तो ये है नागालैंड, सिक्किम और गोवा। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर SC ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? सही उत्तर है लोकसभा। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है? 5। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 6 है। ओडिशा राज्य में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? ओडिशा राज्य में कुल लोकसभा सीट की संख्या है 21। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? प्रश्नकाल हमने पढ़ा था कि लोकसभा का जब ये बैठक शुरू होता है, जो पहले घंटे में प्रश्न उत्तर होते हैं उन्हें प्रश्नकाल कहा जाता है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शून्यकाल शुरू होता है। तो सही उत्तर होगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शून्यकाल 0 आवर शुरू होता है। भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1962 में। अगला क्वेश्चन, एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? देखिए एक बात ध्यान रखिए, 2014 से ही लोकसभा में कोई भी विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लिए कुल सीटों का 1/10 भाग सीट होना चाहिए, और 2014 से ही किसी भी पार्टी के पास, ठीक है, विपक्षी दल होने के लिए पर्याप्त सीट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लोकसभा से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हम लोग किस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं इसे भी हम जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्विज पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्विज है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। अब चलिए देखते हैं किस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 है, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कर्नाटका में 28, केरला में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, जो कि सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में ये भारत में दूसरे स्थान पर है, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, नई दिल्ली 7, यानी दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7 है, ओडिशा में 21, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है 5, वेस्ट बंगाल में 42, केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में 1, ठीक है, दमन एंड दीव में 1, दादरा नगर हवेली में 1, दमन एंड दीव में 1, लक्षद्वीप में 1 और लद्दाख में 1। इन सभी केंद्र शासित प्रदेश में 1-1 है, ठीक है। तो ये पूरे राज्यभर सीटों की संख्या थी लोकसभा की। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।
अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।